Welcome, my dear students, at Captain Batra classes, and Jai Hind to you all. I expect that all of you are fit and fine and enjoying your studies. Since you know that nowadays you are studying preposition, and today is the last lecture of preposition. You know that I have taught you many rules of prepositions, its uses also, and today I am going to teach you some other uses of preposition, but this is the last lecture. After this, I'll make you exercise and practice based on the contents whatever have been taught to you by me. You will begin practice after this lecture. So, my dear students, जो मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था तो उसमें प्रीपोजिशंस के रूल्स वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाए थे, यूजेस मैंने आपको पढ़ाए। आज का जो लेक्चर होगा ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीपोजिशन में एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखे भी कि सर हमको प्रैक्टिस कराइए। तो प्रैक्टिस तो बेटा अगर मैं अपना जो कंटेंट मुझे देने हैं उनको देने के बाद ही मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूं, क्योंकि आधे अधूरे पर मैं प्रैक्टिस करा भी नहीं सकता हूं। और कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको एक्सरसाइज इसके पहले बीच में कराई भी थी, तो अब इस लेक्चर के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए आज फिर से हम कुछ प्रीपोजिशन के यूजेस देखते हैं। जैसा आप पढ़ते आ रहे थे कि प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, इसी सीक्वेंस में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अगला जो प्रीपोजिशन है वो ये है कि कॉल ऑन के साथ, ध्यान दीजिए, कॉल ऑन होता है और कॉल इन होता है। जैसा आप लोग हैबिचुअल हैं, इसके पहले मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा और वो किस कंडीशन में किस तरह से उसका हम यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे ये लिखा है कॉल ऑन, यानी कॉल के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। और जब हम कॉल के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या होती है और कॉल ऑन का यूज हम कब करेंगे। जैसा हम लोग ये देखते हुए आए हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा किस कंडीशन में। तो कॉल ऑन का यूज हम कब करते हैं, लिखा है कॉल ऑन तब होगा जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं। एक तरह से हिंदी देखिए, इसका मतलब होता है पुकारना। अब इसका एग्जाम्पल लिखा है, मतलब और मीनिंग लिखी है, आस्क समवन टू डू समथिंग, यानी किसी आदमी को कोई काम करने के लिए कहना। सपोज दैट आप जो है फील्ड में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और मैच खेलने के दौरान आप अपने किसी दोस्त को बॉल पकड़ने के लिए कहते हैं, फील्डिंग करने के लिए आप उसको बोलते हैं। तो ये जो आप उसको पुकार करके कोई चीज कहते हैं उसी को हम कॉल ऑन कहते हैं। ध्यान दीजिए, कॉल ऑन का मतलब क्या है, आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए कहना या पुकारना, ये इसकी हिंदी है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर कॉल्ड ऑन मी, ठीक है, टीचर ने मुझको पुकारा, टीचर ने मुझसे कहा कुछ कह। जैसे एग्जाम्पल आप मीनिंग आप देखो, आस्क समवन टू डू समथिंग, तो द टीचर कॉल्ड ऑन मी, यानी टीचर ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा। बट आई डिड नॉट नो द आंसर, यानी उन्होंने मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा और मुझे आंसर मालूम नहीं था। तो आप देखिए यहां पर ये क्या लिखा है, कॉल्ड ऑन, और कॉल्ड ऑन के बाद आप देखो समबडी लिखा था, तो जो मी है ये क्या है, ये समबडी है। इस तरह से कॉल के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे और किस सेंस में यूज करेंगे ये आपके सामने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉल के साथ हम प्रीपोजिशन इन का भी यूज करेंगे। तो कॉल के साथ प्रीपोजिशन इन कब आएगा, ध्यान दीजिए, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। कॉल के साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज तब करते हैं, ध्यान देंगे, कॉल के साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज तब करते हैं, मैंने साफ साफ लिखा है, किसी को फोन कर सेवा में बुलाना। जब आप किसी को फोन पर
सेवा में बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को आपने फोन किया और फोन करके किसी काम के लिए अपने यहाँ पर बुलाया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉल इन कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन। अब आपके एग्जामिनेशन में सवाल कैसे आएगा? अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड ब्लैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब आपको क्या करना है? इसमें यह देखना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब ए में मान लीजिए मैंने यहां पर ऑन कर दिया, फिर मैंने यहां पर फॉर कर दिया, फिर मैंने यहां पर ऐड कर दिया। तो अब आप ये कैसे समझोगे कि यहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें? तो अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर को फोन करके बुलाया गया। और आप सेंटेंस के में यूज के आधार पर इस बात को समझेंगे। जैसे कॉल्ड इन का मतलब है किसी को फोन करके हेल्प के लिए, मदद के लिए बुलाना। ये जो है इसकी मीनिंग हो गई। तो चलिए अगला हम लोग प्रीपोजिशन लेते हैं, यानी कॉल ऑन हो गया और कॉल इन हो गया। ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट खत्म हो गई कि अब कॉल इन और कॉल ऑन ही होता है। मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड प्रीपोजिशंस लिया। अगर हम लोग और बात करें तो अभी कॉल के साथ अगर मैं प्रीपोजिशन ऑफ यूज करूं, देखिए एक कॉल ऑफ भी होता है। और कॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, किसी चीज को कैंसिल करना। जैसे मैंने कहा कि स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ या मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को कॉल ऑफ किया गया। कॉल ऑफ करने का मतलब कि उसको कैंसिल किया गया। ठीक है। तो इस तरह से कॉल के साथ और भी प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। यहां पर मैंने आपको कॉल ऑफ भी बता दिया कि कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना या पोस्टपोन करना। कॉल ऑन और कॉल इन हो गया। अगला प्रीपोजिशन है केयरफुल के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। आप लोग भी इस लाइन को यूज करते रहे होंगे कि केयरफुल ऑफ का अर्थ होता है सावधान होना। एवरीवन शुड बी केयरफुल ऑफ, एवरीवन शुड बी केयरफुल ऑफ फ्रॉडुलेंट, यानी हर व्यक्ति को धोखेबाजों से, जो धोखेबाज टाइप के लोग हैं, ठग लोग हैं, उनसे हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिए केयरफुल ऑफ होता है। क्या होता है? केयरफुल ऑफ। एवरीवन शुड बी केयरफुल ऑफ फ्रॉडुलेंट। ध्यान दीजिए केयरफुल ऑफ जैसे होता है ऐसे ही एक होता है बीवेयर, और बीवेयर के साथ भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आप देखो वहां पर लिखा रहता है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जबकतरों से सावधान, यानी जो मीनिंग केयरफुल ऑफ की है वही मीनिंग बीवेयर ऑफ की भी है। बीवेयर का मतलब है सावधान होना, तो बीवेयर ऑफ होता है, और ऐसे ही केयरफुल ऑफ होता है। अगला प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट है क्लैमर फॉर। क्लैमर की मीनिंग क्या होती है? क्लैमर का अर्थ होता है हो हल्ला करना। हो हल्ला करने का मतलब यह है कि किसी अनावश्यक चीज पर शोर करना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो बेवजह की बात का इशू बनाते हैं, उसका बतंगड़ बनाते हैं। तो ये जो आपका क्लैमर वर्ड लिखा है, क्लैमर मीन्स होता है अनावश्यक हाय तौबा करना, अनावश्यक किसी चीज का इशू बनाना। और क्लैमर के साथ हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। और क्लैमर फॉर का मतलब क्या होता है? हो हल्ला करना। अब एग्जाम्पल देखिए, ऑफन पॉलिटिशियंस क्लैमर फॉर, यानी ये पॉलिटिशियंस की आदत है कि वो क्या काम करते हैं? अनावश्यक रूप से जो अननेसेसरी इश्यूज होते हैं उन पर हो हल्ला करते रहते हैं। ये तो आप सभी लोग इस बात से अवेयर हैं। आप देखो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अक्सर फालतू की बातों को लेकर के, कोई अच्छी बात को लेकर नहीं, अनावश्यक किसी चीज को लेकर के क्या करते हैं? हो हल्ला करते हैं, जिसको हमने इंग्लिश में बोला क्लैमर। तो
ऑफन पॉलिटिशियंस क्लैमर फॉर अननेसेसरी इशूज, यानी क्लैमर के साथ क्या होगा, क्लैमर के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको प्रीपोजिशंस बताए जिनके साथ हम उनका प्रीपोजिशन फिक्स यूज करते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है कंड्यूसिव टू। कंड्यूसिव का अर्थ क्या होता है, साफ साफ लिखा है, कंड्यूसिव का अर्थ होता है लाभदायक, और उसके नीचे जो लिखा है प्रोडक्टिव। तो कंड्यूसिव और प्रोडक्टिव दोनों सेम हैं, जो मीनिंग कंड्यूसिव की है वही मीनिंग प्रोडक्टिव की है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया हो। हालांकि जैसे कंड्यूसिव टू होता है ऐसे ही एक और वर्ड होता है और वो होता है बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। तो अब आप इन तीनों को एक साथ पढ़िए, मतलब उससे मिलते जुलती जो चीजें हैं जिनमें वही सेम रूल अप्लाई होता है उनको हम एक साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कंड्यूसिव टू होता है, प्रोडक्टिव टू होता है और बेनिफिशियल फॉर होता है। तो ध्यान दीजिए, कंड्यूसिव टू का मतलब है लाभदायक या उत्पादक। जैसे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कंड्यूसिव टू। ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूं जो मैं शुरू में कहता आया हूं कि प्रीपोजिशन का मतलब है कि प्रीपोजिशन आपको रटना ही है। मतलब रटने का मतलब यह है कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है। तो जैसे कंड्यूसिव टू होता है, अब फिर से मैं अगर आपको वही बात समझाऊं कि फिल इन द ब्लैंक सपोज दैट आ गया, तो ऑफ हो गया, टू हो गया, फॉर हो गया। तो अगर आपको ये लर्न नहीं होगा, याद नहीं होगा कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, यानी कश्मीर की जो क्लाइमेट है वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लाभदायक है। यानी कंड्यूसिव के साथ क्या होगा, कंड्यूसिव के साथ प्रीपोजिशन टू होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ऐसे ही बेनिफिशियल फॉर, जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो बेनिफिशियल फॉर आपने यूज किया, बेनिफिशियल फॉर का मतलब भी होता है लाभदायक, यानी बेनिफिशियल के साथ फॉर, कंड्यूसिव के साथ टू। अगला देखिए प्रोडक्टिव टू होता है। प्रोडक्टिव टू का मतलब क्या होता है, उत्पादक, है ना। हालांकि अगर हम लोग कंड्यूसिव टू ले लें तो कंड्यूसिव टू का मतलब भी उत्पादक हो जाएगा। तो देखिए इस वाले एग्जांपल को, दिस सॉइल इज प्रोडक्टिव टू क्रॉप, यानी ये जो सॉइल है वो क्रॉप के लिए क्या है, प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव टू क्रॉप। यानी आपने ध्यान दिया कि प्रोडक्टिव के साथ टू आया, ये जो सॉइल है वो क्रॉप के लिए प्रोडक्टिव है, उसके लिए उत्पादक है, उसके लिए लाभदायक है। इस तरह से प्रोडक्टिव टू हुआ। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है ना, और बहुत ही फेमस ये एग्जाम्पल है, सेंटेंस है, और ये बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा आपके लिए यहां पर लिखा। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है, जैसे इसका हिंदी में मीनिंग होती है बधाई देना। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस। अब आप जानते हैं अगर एट लिख दिया जाए कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड एट हिज सक्सेस, या अपॉन हिज सक्सेस, या ओवर हिज सक्सेस, तो आप जानते हो इन सब का अर्थ पर ही होता है। जैसे मैंने अपने दोस्त को उसकी सफलता पर बधाई दी, तो मीनिंग तो सभी की पर ही होती है, लेकिन हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि पर के सेंस में हम कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। दिस इज फिक्स्ड, यानी ये बात फिक्स है कि कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होगा। और आप जब एक बार जान गए तो अब आप हमेशा क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। अगला है कन्विक्ट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। कन्विक्ट का अर्थ होता है दोषी होना, कोई चीज का
दोषी होना, ध्यान दीजिए अपराधी होना नहीं, अपराधी होने में और दोषी होने में डिफरेंस है। अपराधी का मतलब हम लोग लीगल सेंस में बात करते हैं, और दोषी का मतलब ये है कि हम लोग मॉरल सेंस में, नैतिक सेंस में बात कर रहे हैं। यानी कन्विक्ट के बीच में और क्रिमिनल के बीच में डिफरेंस होता है। क्रिमिनल वो है जो कानून की निगाह में जिसने गलत काम किया है, यानी लीगली आप उस पर मुकदमा चलाते हैं, लीगल सेंस में बात होती है। और जो कन्विक्ट होता है उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, हो सकता है कि वो लीगली भी वो गलत हो, लेकिन उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल सेंस में, लीगल उसमें मॉरल सेंस में यूज करते हैं। तो कन्विक्ट ऑफ का अर्थ होता है दोषी होना। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज कन्विक्ट ऑफ मिसलीडिंग हिज जूनियर्स, यानी वो अपने जूनियर्स को मिसलीड करने का दोषी है। अब इस पर कोई मुकदमा तो कोर्ट में चल नहीं जाता। अगर कोई आदमी अपने जूनियर्स को, जो उसके ऑफिस में, या मान लीजिए कि आपके जो जूनियर्स होते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके बाद जो बच्चे आते हैं, अगर आप उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी जानकारी में या बिना जानकारी के, तो आपके ऊपर कोर्ट में मुकदमा तो नहीं चल जाता। तो देखिए, ही इज कन्विक्ट ऑफ मिसलीडिंग हिज जूनियर्स, यानी यहां पर कन्विक्ट के साथ हमने प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया। और कन्विक्ट ऑफ का अर्थ क्या होता है? कन्विक्ट ऑफ का मतलब है दोषी होना। तो ये प्रीपोजिशंस आपने समझे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। एक होता है कोप विद, अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा। एक होता है कोप विद और एक होता है कोप अप। यानी कोप के साथ हम विद का यूज करते हैं और कोप के साथ हम प्रीपोजिशन अप का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कोप अप कब आएगा और कोप विद कब आएगा, क्योंकि आपको जब सेंटेंस में फिल करना होगा तो सेंटेंस की मीनिंग को समझ करके कि यहां पर, क्योंकि वर्ड तो सेम है, लेकिन अब यहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे। तो आप देखिए, कोप विद का जो अर्थ होता है वो होता है सामना करना, और कोप अप का मतलब होता है निपटना। अब इन दोनों की मीनिंग कुछ हद तक सेम भी है और कुछ हद तक डिफरेंस भी है, लेकिन मीनिंग से ज्यादा आपको इनके यूज समझना है कि ध्यान देंगे इनका जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के आधार पर इसमें क्या डिफरेंस है, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, मैंने बोला कि कोप विद का अर्थ होता है कोई चीज का सामना करना, और अगर आप समझना चाहें तो आप इसमें देखिए दूसरा वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है हैंडल, यानी किसी सिचुएशन को हैंडल करना, ठीक है, या किसी चीज को मैनेज करना। यानी कोप विद का अर्थ होता है मैनेज करना। तो मैनेज करने के सेंस में हम क्या करेंगे? कोप विद का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिए, वी नीड टू रीस्किल आवर वर्क फोर्स, यानी हमारी जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स का मतलब आप जानते हैं कि देश में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो यूथ हैं या जो भी लोग वर्किंग पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वी नीड टू री स्किल आवर वर्क फोर्स, यानी उस वर्क फोर्स का, उन काम करने वाले लोगों को हमें री स्किल करना। सपोज दैट कि पहले सारे काम मैनुअल होते थे, सारे काम हाथ से लिख करके ऑफिस में एम्प्लॉयज करते थे, उसके बाद टाइपराइटर आ गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गया। तो अगर कंप्यूटर आ गया और बंदे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो फिर वो कैसे करेगा? यानी उसको रीस्किल करना, उसको ट्रेन करना। तो वी नीड टू रीस्किल अवर वर्क फोर्स, हमें अपने वर्क फोर्स को रीस्किल करना। ध्यान दीजिए, टू कोप विद, क्या करने के लिए? सामना करने के लिए टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी में जो चेंज आया है उसका सामना करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है कि उनको रीस्किल करना है, यानी टू कोप विद। यानी कोप के साथ हमने प्रीपोजिशन विद का यूज किया। समझ गए आप कि कोप विद होगा। मैंने आपको बताया कोप विद का मतलब है मैनेज करना, हैंडल करना। एग्जाम्पल भी बता दिया कि कोप विद टेक्नोलॉजिकल चेंज
यानी जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है उसको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अगला देखिए, कोप अप का अर्थ क्या होता है? कोप अप का मतलब होता है निपटना। निपटने का मतलब आप ऐसे समझिए कि इसका अर्थ होता है एडजस्ट करना, या इसका अर्थ होता है एडाप्ट करना। जब आप किसी सिचुएशन में अपने को, निपटने का मतलब यह है कि अपने को एडजस्ट करते हैं, अपने को एडाप्ट करते हैं। जैसे ही इज अनेबल टू कोप अप द स्ट्रेस, है ना, यानी वो अपने टेंशन से निपटने में अनेबल है। अगर किसी आदमी को कोई चीज को लेकर बहुत स्ट्रेस हो जाए, टेंशन हो जाए, परेशानी हो जाए, एंजाइटी हो जाए, तो क्या होगा? तो ही इज अनेबल टू कोप अप द स्ट्रेस, यानी वो अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को क्या करने में, मतलब उसको एडजस्ट, टेंशन में एडजस्ट करने में, उसको अडाप्ट करने में, उसको निपटने में वो क्या है? वो अनेबल है। तो कोप अप द स्ट्रेस, ध्यान दीजिए, ये एक उसकी सिचुएशन है जिसको वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो आप देखो इसकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंस भी है, थोड़ा इसमें अंतर भी है। तो आप इसके यूज में समझिएगा, जैसे कोप अप द स्ट्रेस, और यहां पर क्या बोला? कोप विद टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब हम ये नहीं कह सकते कोप अप द टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है? तो ये आपका कोप विद हो गया और कोप अप हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, एक होता है कोप अप विद, ये है कोप अप विद, लेकिन ध्यान रखेंगे कोप अप विद दिस इज टोटली फॉल्स। ऐसा कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, लेकिन लोग धड़ल्ले के साथ इसको कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में बहुत सारे लोग लिखने में, राइटिंग में भी इसको यूज करते रहते हैं। क्या बोलते हैं? कोप अप विद। चाहे इस वाले में देख लीजिए, चाहे इस वाले में, कहीं पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे आई एम, ही इज अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस। तो आज से आप ये याद रखेंगे कि कोप अप विद जैसा कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, यानी इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया। कोप अप विद जैसा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। एक होता है कोप विद और एक होता है कोप अप। दोनों की मीनिंग मैंने आपको बताई, और यह बताया कि कोप अप विद जैसा कोई भी प्रीपोजिशन होता ही नहीं। यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड ईदर इन योर एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला होता है क्योर ऑफ। क्योर ऑफ का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इलाज होना। जैसे देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, यानी कैंसर का कोई इलाज नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर, है ना, तो दिस वुड बी रॉन्ग। आपको क्या कहना है? देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, यानी कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो क्योर के साथ हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। फिर से सुनिए, क्योर के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे लिखा है देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर। अगला जो वर्ड है वो है डिप्राइव ऑफ। डिप्राइव ऑफ का अर्थ होता है वंचित होना। वंचित होने का मतलब है कि कोई चीज अगर आपकी आपसे छीन जाती है, जैसे ये कहा जाता है कि वो अपने माता पिता से वंचित हो गया, या ये कहा जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी से वंचित हो गया। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी से वंचित हो गया या अपने माता पिता से वंचित हो गया। तो अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, यानी डिप्राइव ऑफ होता है। एग्जाम्पल देखिए, पैसेंजर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज मनी, यानी जो यात्री था, जो पैसेंजर था, उसका जो पैसा था किसी ने चुरा लिया, उसका पैसा छूट गया, खो गया, है ना। तो पैसेंजर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज मनी, यानी वो अपने पैसे से वंचित हो गया, उसका पैसा जो है वो नष्ट हो गया, खो गया। तो डिप्राइव का मतलब है वंचित होना, और डिप्राइव के साथ हम करते क्या हैं? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, डिप्राइव्ड ऑफ होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग लेते हैं, वो है डेरोगेट फ्रॉम। और एक बात और सुनिएगा,
कि जितने प्रीपोजिशंस मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि प्रीपोजिशन की बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। इसको अगर 1 महीना पढ़ाया जाए तब भी ये नहीं कहा जा सकता कमांड होकर के कि हाँ प्रीपोजिशन पर कमांड हो गया, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस है वो आपको बताए हैं मैंने। तो चलिए अगला हम लोग प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है डेरोगेट फ्रॉम, और डेरोगेट का अर्थ होता है इंसल्ट या अपमान, और डेरोगेट के साथ हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आई फेल्ट डेरोगेटेड, ध्यान दीजिए, आई फेल्ट डेरोगेटेड फ्रॉम हिज वर्ड्स, यानी उसके शब्दों से मैंने अपमानित महसूस किया। तो डेरोगेटेड फ्रॉम हिज वर्ड्स, यानी डेरोगेट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया, ये हो गया आपका डेरोगेटेड फ्रॉम। तो ध्यान रखेंगे, डेरोगेट के साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। अगला वर्ड है डेजिस्ट फ्रॉम। एक डेजिस्ट होता है और एक डेविएट होता है, और डेजिस्ट के साथ भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं और डेविएट के साथ भी हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। और आप दोनों की मीनिंग भी देख लीजिए कि दोनों का अर्थ भी सेम है। डेजिस्ट फ्रॉम का मतलब भटक जाना और डेविएट फ्रॉम का अर्थ भी होता है भटक जाना। यानी डेजिस्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा और डेविएट के साथ भी प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सम स्टूडेंट्स डेजिस्ट फ्रॉम, ध्यान दीजिए, सम स्टूडेंट्स डेजिस्ट फ्रॉम फॉलोइंग द राइट पाथ ऑफ सक्सेस, यानी कुछ विद्यार्थी सफलता का जो सही रास्ता है उसको अख्तियार करने से, उसको फॉलो करने से भटक जाते हैं। यानी डेजिस्ट फ्रॉम लिखा है और डेजिस्ट के फ्रॉम के बाद फॉलोइंग। एक और बात का ध्यान रखेंगे, डेजिस्ट के साथ और डेविएट के साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम लेंगे और इनके बाद हमेशा हम जिरंड का यूज करेंगे। तो डेजिस्ट फ्रॉम फॉलोइंग। अगला है कि द कैंडिडेट डेविएटेड फ्रॉम चूजिंग। देखिएगा, द कैंडिडेट डेविएटेड फ्रॉम, यानी जो कैंडिडेट था वो डेविएट हो गया, भटक गया। किससे भटक गया? सही ऑप्शन को चूज करने से, यानी वो सही ऑप्शन का सिलेक्शन, सही ऑप्शन चूज नहीं कर पाया। तो द कैंडिडेट डेविएटेड फ्रॉम, यानी डेविएट के साथ क्या करेंगे, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे और उसके साथ भी हमने चूजिंग यानी आईएनजी फॉर्म का यूज किया। ठीक है, तो डेविएट फ्रॉम होता है और डेजिस्ट फ्रॉम होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है डेट्रीमेंटल टू, यानी डेट्रीमेंटल के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं और डेट्रीमेंटल की मीनिंग होती है हानिकारक। फिर से सुनिए, डेट्रीमेंटल टू, यानी डेट्रीमेंटल के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा और इसका अर्थ है हानिकारक। इसका यूज देखेंगे, ओवर ईटिंग इज डेट्रीमेंटल टू, यानी जो बहुत ज्यादा खाना, जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग इज डेट्रीमेंटल टू अवर हेल्थ, यानी ओवर ईटिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो डेट्रीमेंटल टू मीन्स टू से, बार बार इंफेसिस मेरा वही है कि डेट्रीमेंटल टू, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक और डेट्रीमेंटल के साथ प्रीपोजिशन टू, तो डेट्रीमेंटल टू अवर हेल्थ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग लेते हैं। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है डिसगस्टेड विद। डिसगस्ट का अर्थ क्या होता है? बोर हो जाना, ऊब जाना। कई बार इसका अर्थ होता है कि किसी चीज को डिसलाइक करना, हाँ, तो मतलब उसको घृणा करना, ये मीनिंग होती है। तो डिसगस्टेड विद, जैसे आई एम डिसगस्टेड विद, ध्यान दीजिए, आई एम डिसगस्टेड विद टॉकिंग यूजलेस पर्सन्स, यानी फालतू टाइप के लोगों से बात कर करके मैं बोर हो गया हूं, ऊब गया हूं। तो आई एम डिसगस्टेड विद, ध्यान देंगे, डिसगस्टेड विद हुआ और डिसगस्टेड विद के बाद हमने टॉकिंग, यानी फिर से पुरानी बात, कि उसके बाद हमने जिरंड का यूज किया। तो डिसगस्ट विद मीनिंग हो गई बोर हो जाना। अगला देखेंगे
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है एक्विट ऑफ। एक्विट ऑफ का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र करना, मुक्त करना, यानी एक्विट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। जैसे कन्विक्ट, और हिंदी बताई मैंने कि स्वतंत्र करना। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कन्विक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज, यानी कन्विक्ट को चार्ज से, उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया था उससे क्या किया गया? उससे मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया गया। तो कन्विक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ चार्ज, यानी एक्विट के साथ हमने प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया। ठीक है, कन्विक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ चार्ज। हालांकि किसी को जब हम किसी आरोप से मुक्त करते हैं तो एक इंग्लिश में वर्ड होता है एब्सॉल्व और एक इंग्लिश में वर्ड होता है एक्सोनरेट। ध्यान दीजिए, ये दोनों ही मिलते जुलते वर्ड हैं। मतलब मिलते जुलते का मतलब ये इसके सिनोनिम है। एब्सॉल्व का अर्थ होता है किसी को आरोप मुक्त करना, और एक्सोनरेट का अर्थ भी होता है किसी को आरोप मुक्त करना, यानी उसको फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि एब्सॉल्व के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आएगा और एक्सोनरेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा। तो इसी के सिनोनिम दो और समझ लीजिए कि जैसे एक्विट ऑफ चार्ज होता है वैसे एक्सोनरेटेड फ्रॉम चार्ज होगा, वैसे ही एब्सॉल्व ऑफ चार्ज होगा। मतलब एब्सॉल्व का अर्थ क्या होता है? एब्सॉल्व मतलब जिस पर आपने आरोप लगाया उसको आरोप मुक्त कर दिया। एक्सोनरेट का अर्थ होता है कि जिसको बंदी बनाया गया उसको भी छोड़ा। और इसके साथ साथ इसकी मीनिंग ये भी होती है कि अगर किसी पर आपने कोई चार्ज, कोई आरोप लगाया, उससे छोड़ा। तो एक्सोनरेटेड फ्रॉम, एब्सॉल्व ऑफ और एक्विट ऑफ, इन तीनों का अर्थ होता है स्वतंत्र कर देना या बरी करना। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वर्ड होता अफ्रेड ऑफ, बड़ा ही फेमस ये वर्ड है। मतलब प्रीपोजिशन इसके साथ ज्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि अफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत होना, और अफ्रेड के साथ हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ फेलियर, यानी हर आदमी असफलता से डरता है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो असफलता को गले लगाना चाहता हो। जब आप कोई भी काम करते हैं, है ना, यहाँ तक कि छोटे छोटे काम भी आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपका काम बढ़िया से हो, जो आपने उसके बारे में सोचा हो वो कंप्लीट हो। तो एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ फेलियर, हर आदमी असफलता से डरता है। जैसे और भी वर्ड आप ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि एवरीवन, हालांकि ये एवरीवन के लिए नहीं हो सकता। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, हर आदमी भूतों से डरता है। हालांकि भूत से डरने के लिए हम क्या यूज करते हैं? याद रखेंगे, भूत से डरने के लिए हम स्केयर्ड ऑफ का यूज करते हैं। एक अफ्रेड ऑफ का मतलब डरना होता है और स्केयर ऑफ का अर्थ भी डरना होता है। स्केयर ऑफ का मतलब होता है कि जहां पर डरने की वजह नहीं हो। जैसे आप जानते हैं ज्यादातर लोग भूतों से बेमतलब में डरते रहते हैं। जैसे अंधेरे में जा रहे हैं, कहीं पर कोई पेड़ दिखाई दिया तो समझ बैठते हैं कि भूत है। अगर वहां पर कोई घटना हुई है तो समझ बैठते हैं कि यहाँ उसका भूत टहल रहा है, और कोई भी ऐसी वैसी चीज हो गई तो भूत ही समझ बैठते हैं। यानी स्केयर का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर डरने की कोई वजह ना हो। ठीक है, हालांकि इसका भी अर्थ डरना ही होता है। और अफ्रेड का यूज वहां पर करते हैं जहां पर डरने की का कुछ वास्तव में कारण हो। जैसे अगर कोई भी विद्यार्थी मन लगा के पढ़ाई करे, मेहनत करे, तो क्या वो ये चाहेगा कि वो फेल हो जाए, असफल हो जाए? यानी एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ फेलियर, इसका अर्थ यह है कि अफ्रेड के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे और स्केयर के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। दोनों का मैंने आपको अलग अलग यूज बताया। नेक्स्ट है असेम्ड ऑफ। असेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। जैसे अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उस गलत काम के लिए वो अपने को गिल्टी फील करता है कि नहीं, मेरे से ये काम गलत हो गया है, इससे जो है अगले बंदे को नुकसान हुआ, तो उसको लेकर के वो जो है शर्मिंदा होता है, उसको गिल्टी कॉन्सेंस फील होता है। उसी चीज को हम अशेम्ड कहते हैं। और अशेम्ड के साथ क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे।
तो माई नेबर वॉज असेम्ड ऑफ, यानी मेरा जो पड़ोसी था वो अपने मिसकंडक्ट के लिए, अपने गलत आचरण के लिए शर्मिंदा था। तो माई नेबर वॉज असेम्ड ऑफ, यानी असेम्ड के साथ हमने प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया, असेम्ड ऑफ हिज मिसकंडक्ट। तो आप याद रखेंगे असेम्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, एक्विट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, स्केयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, एक्सोनरेट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, एब्सॉल्व के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है और डिसगस्टेड के साथ प्रीपोजिशन विद होता है। दिस इज माई मोटो दैट यू शुड बी एबल टू लर्न which word is followed by which exact preposition. Okay, this is only and only thing you have to do in preposition. Next हम लोग लेते हैं, अगला है bereft of। जैसा आपने अभी पढ़ा था deprived of, तो deprived of और bereft of में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताता हूं। bereft के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगा और bereft का अर्थ होता है बिछुड़ जाना। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो स्टेशन में, मेले में, मार्केट में, कहीं पर भी अगर वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से अलग हो गया, जुदा हो गया, बिछुड़ गया, तो द चाइल्ड वॉज bereft ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया, उनसे बिछुड़ गया। तो bereft का मतलब होता है अलग होना, जुदा होना। तो द चाइल्ड वॉज bereft ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी bereft के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। मीनिंग आपने देखी, bereft ऑफ का अर्थ होता है बिछुड़ जाना, अलग हो जाना। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अगला है बी वेयर ऑफ। बी वेयर मैंने अभी इसके पहले भी आपको बता दिया था, जब मैंने आपको बी वेयर ऑफ बताया था, जब केयरफुल ऑफ बताया था। तो केयरफुल ऑफ जैसे होता है, केयरफुल का मतलब सावधान रहना, वैसे ही बी वेयर का अर्थ भी होता है सावधान होना। तो एग्जाम्पल देखिए, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी जेबकतरों से सावधान, है ना। या और दूसरा वर्ड आप लेना चाहें तो बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, यानी जो झूठे दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त जो किसी अपने सेल्फ एंड के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, ऐसे दोस्तों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड मतलब झूठे दोस्तों से सावधान या जिपकतरों से सावधान। तो बी वेयर के साथ क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला होता है बोस्ट ऑफ। बोस्ट का अर्थ क्या होता है, बोस्ट मीन्स होता है डींग मारना। बोस्ट का अर्थ होता है ब्रैग, इसका मतलब होता है सेखी बघारना। बोस्ट मीन्स होता है ब्रैग, सेखी बघारना। और इसके कई सारे सिनोनिम हैं, जैसे कि प्रिटेंड होता है, हाँ प्रिटेंड है, बोस्ट है, ब्रैग है और फ्लॉन्ट है, यानी जब हम किसी चीज को शो ऑफ करते हैं उसे हम ब्रैग, फ्लॉन्ट, बोस्ट कहते हैं। जैसे डोंट फ्लॉन्ट ओवर नॉलेज, यानी अपने ज्ञान की डींग मत बघारो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान का, नॉलेज का या वॉट एवर दे हैव, है ना, लोगों की आदत होती है उनके पास जो भी चीज़ है, पैसा है तो पैसे का, शरीर है तो शरीर का, ज्ञान है तो ज्ञान का, जिसके पास जो भी चीज़ होती है वो क्या करता है, उसकी डींग मारता है, उसकी सेखी बगाड़ता है, कुल मिला के उसको शो ऑफ करता है। तो जैसे बोस्ट ऑफ का मतलब डींग मारना। एग्जाम्पल आप देखिए, सम पर्सन्स बोस्ट ऑफ देयर नॉलेज, यानी कुछ लोग अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं, उसकी सेखी बघाड़ते हैं। तो आप देखिए बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आया और वो मैंने आपको उसकी मीनिंग बताई। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशंस मैंने आपको कराए और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस मैंने आपको प्रीपोजिशंस के यूजेस कराए। इसके पहले मैंने आपको प्रीपोजिशन के डेफिनेशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो प्रीपोजिशन मैंने आपके लिए डिफाइन किया। फिर
जो छोटे छोटे रूल्स हैं, यानी एट कहाँ आएगा, इन कहाँ आएगा, ऑन अपॉन इनटू, ये सब कहाँ पर आएंगे, जो आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, राइटिंग में यूज कर सकते हैं, यानी जो छोटे छोटे रूल्स है नॉर्मल, वो मैंने आपको कराए। फिर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो रूल्स कराए। फिर मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ये मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशंस कराए, ठीक है। एंड इस तरह से मैंने आपको जो भी प्रीपोजिशन मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बातें थी और जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, वो मैंने प्रीपोजिशन के चैप्टर में आपको पूरा किया और कंप्लीट कराया। और प्रीपोजिशंस पर मैंने 10 लेक्चर्स आपको लिए, यानी आपको फुल फ्लैश में मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया। अब मैं प्रीपोजिशन के चैप्टर को आज ओवर करता हूं और इसके बाद मैं आपको प्रीपोजिशन का जो एक्सरसाइज है और उस पर आपके जो डाउट्स हैं, ध्यान दीजिए, इस पर जो एक्सरसाइज होगा और जो डाउट होगा वो आपको मैं लाइव क्लास के माध्यम से कराऊंगा। क्योंकि एक्सरसाइज में मैं ये चाहूँगा, मैं ये देखना चाहूँगा कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें से आप कितना रिप्लाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ नए क्वेश्चन से भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूँ कि प्रीपोजिशन का मैंने जो पढ़ा दिया उसका ये अर्थ नहीं है कि प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई होगी जो क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस हो सकती है, तो वो मैं आपसे क्वेश्चन के माध्यम से भी डिस्कस करूंगा और वहां पर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी थ्रू लाइव क्लास आई नीड योर रिस्पॉन्स एंड योर फीडबैक एज वेल, ये मैं चाहूंगा। और जो आपके डाउट्स होंगे, यानी आप वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा और जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये मैंने जो प्रीपोजिशन पर लेक्चर्स आपको जो पढ़ाए, प्रीपोजिशन पर जो कंटेंट्स मैंने आपको दिया, उससे आप बेनिफिटेड हुए होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हुई। थैंक यू सो मच।